एस सी वर्मा फ्रिक्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन ए सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस रफ सरफेस की वजह से इस पे दो फोर्सेस लग सकते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की है, इस डायरेक्शन में जाने की अगर मूवमेंट करने की इसकी टेंडेंसी है, तो इसमें दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसको कह दिया एफ सी। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है आर और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स। या हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो उसको कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसका वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसको हम कह देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, और कह रहे हैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज, अगर थीटा को डिक्रीज करेंगे, थीटा जो है एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वर्टिकल, थीटा को क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर थीटा को डिक्रीज करेंगे, तो अगर थीटा के टर्म्स में देखें, ये तो कांस्टेंट है, एफ सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर कितना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं हम एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स इंटू कॉस थीटा। क्लियर। और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स दूसरा कंपोनेंट है एफ सी का, तो वो लिख सकते हैं एफ सी इंटू साइन थीटा। क्लियर। और थीटा अगर आप डिक्रीज करोगे, यानी ये फोर्स जो है वर्टिकल की तरफ मूव करेगा, यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फ्रिक्शन का कंपोनेंट कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा डिक्रीज करेंगे, साइन साइन थीटा भी डिक्रीज होता जाएगा, तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, और थीटा डिक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा इंक्रीज हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फोर्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी थीटा इसका डिक्रीज होता जाएगा, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, जब हम आइस या किसी भी स्लिपरी जगह पे चल रहे होते हैं, तो जो स्टेप्स हम लेते हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, और क्यों लेते हैं छोटे छोटे स्टेप्स, तो ये चार ऑप्शन है, लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, लार्जर नॉर्मल फोर्स, स्मॉलर नॉर्मल फोर्स, चार ऑप्शंस में हमें क्लिक करना है। तो छोटे या बड़े स्टेप्स का क्या फर्क पड़ेगा, जब आप छोटे स्टेप्स लोगे तो एंगल बिटवीन योर लेग्स कम होगा, और जब आप बड़े स्टेप्स लोगे तो एंगल बिटवीन योर लेग्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसे बोलें कि मान लिया हाफ एंगल लेते हैं, ठीक है, हाफ एंगल मान लिया कितना है ये, थीटा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसका जो वेट होगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, इसका वेट वो दोनों पैरों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस कुछ इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कितना कितना फोर्स आ रहा है इस लेग में, कितना फोर्स है एफ, और इधर भी कितना कह दिया एफ, और इन दोनों एफ, ये दोनों का जो एफ और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो वेट के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे इसका पैर रखा हुआ, अगर हम इस पॉइंट पे देखें, तो जो फोर्स एफ लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स एफ, और इस एफ का वर्टिकल से एंगल कितना होगा, तो इस फोर्स एफ का वर्टिकल से एंगल होगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स एफ के, एक तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, और वो जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ टाइम्स साइन थीटा। क्लियर। अब इनको बैलेंस कौन कौन करेगा, तो जो एफ कॉस थीटा है उसको बैलेंस कर लेगा यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको कह देते हैं आर। ठीक है, और एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो एफ साइन थीटा को बैलेंस करेगा यहाँ से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर एंगल थीटा जितना छोटा होगा, ठीक है, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, एफ साइन थीटा उतना ही कम होगा, और एफ साइन थीटा जितना कम होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की इक्वेशन देखें, तो स्टेबिलिटी की इक्वेशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा को। क्लियर। फ्रिक्शन स्टेबिलिटी के केस में फ्रिक्शन जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा को। और यहाँ से क्लियर होना चाहिए, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, जितने आप छोटे छोटे स्टेप्स रखोगे, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही कम से कम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो स्मॉलर स्टेप्स क्या इंश्योर करता है, स्मॉलर फ्रिक्शन फोर्स, बी पार्ट। क्लियर। इसमें आप एक चीज और ऐड करनी है मुझे, कि अगर मान लिया आप बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो, ठीक है, आप स्टेप्स कैसे लेके चल रहे हो, बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो, ठीक है, और जमीन स्लिपरी है, और बड़े बड़े स्टेप्स अगर आप ले रहे हो, तो जितने ज्यादा बड़े स्टेप्स लोगे एंगल थीटा उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एंगल थीटा होगा उतना ज्यादा एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा एफ साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन चाहिए स्टेबल में रहने के लिए। और अगर मान लिया जमीन स्लिपरी है, आइस है वहां पे,
या कुछ भी है, स्लिपरी जमीन है और अगर वो उतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो आप स्लिप हो जाओगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो तो थीटा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा, और जितना ज्यादा एफ साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन आपको चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, और अगर जमीन उतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाई तो आप स्लिप हो जाओगे। इसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं अगर कहीं स्लिपरी जमीन होती है तो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, A body of mass m is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient mu दिया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, कोई बॉडी है और उसको एक फ्रिक्शन सरफेस पे रखा गया है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है, म्यू। ठीक है, और ये कोई पर्सन है वो उसको ट्राई कर रहा है पुल करने की और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के पुल करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए मतलब ये पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया हुआ सरफेस ने। ठीक है, जब पर्सन इधर ट्राई कर रहा है इसको खींचने की तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी जो एमजी को बैलेंस कर रही होगी। तो नेट जो कांटेक्ट फोर्स होता है जो सरफेस लगाती है तो वो पूछ रहे हैं वो कितना होगा। तो एफ कहा है उन्होंने, एफ, तो एफ किसका रिजल्टेंट होता है, एफ होता है फ्रिक्शन और आर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड में लगाया हुआ ऑब्जेक्ट पे वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर एम जी के बराबर है, उसको लिख सकते हैं एम जी का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ की रेंज पूछिए, रेंज। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमेशा एम जी के बराबर रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो आपका 0 से, और एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू आर यानी म्यू एम जी, इसके बीच में कुछ भी लग सकता है। ठीक है, वो रेस्ट में, जस्ट रेस्ट में, तो 0 से लेकर म्यू एम जी तक कुछ भी लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो एफ की रेंज होगी तो एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एफ की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी, और फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, यानी पर्सन कितने फोर्स से इसको खींच रहा हो, 0 फोर्स से, कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा हो इसको खींचने में, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फ्रिक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, सिंपली एम जी का स्क्वायर करेंगे इसको और अंडर रूट, तो मिनिमम वैल्यू सिंपली आ गई एम जी। ठीक है, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ की तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, तो वो कितना हो सकता है, अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी, तो हो जाएगा म्यू एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, फ्रिक्शन की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो ग्राउंड से लग रहा है, उसमें एम जी कॉमन आ जाएगा, तो एम जी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा सीधा आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है और ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, तो इसमें सी पार्ट क्लियर हो जाएगा। एम जी से तो फोर्स बड़ा होना चाहिए और एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से फोर्स छोटा होना चाहिए, तो सी पार्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक पर्सन स्कूटर की बैक सीट पे बैठा हुआ है और स्कूटर क्या कर रहा है कि डेल्टा T1 टाइम तक एक्सलरेट कर रहा है स्कूटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर डेल्टा T2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या रहती है उसकी, कांस्टेंट। क्लियर? और उसके बाद डेल्टा T3 टाइम तक रिटार्ड कर रहा है वो। ठीक है, डेल्टा T3 टाइम तक क्या कर रहा है वो, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन बैक सीट पे बैठा हुआ है इसका जो वेट, इसका जो एम जी दिया है, वेट दिया है, वो दिया है आपको 500 न्यूटन, 50 केजी का पर्सन है ये। ठीक है, तो इसका वेट कितना दिया है, 500 न्यूटन। तो पूछा क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन। ठीक है, जो सेकंड सेकंड सीट पे जो भी पर्सन बैठा हुआ है, मैन या वुमेन जो भी, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स सीट लगा रही है वो आपसे पूछा गया। तो एक चीज आपको इंपोर्टेंट इसमें समझनी है, मान लीजिए ये सीट है और इस पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन इस पे बैठा हुआ है मान लिया। ठीक है, तो जब ये सिर्फ बैठा हुआ है और मान लिया ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट mg, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg। ठीक है, तो सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ पर्सन पे वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आगे की तरफ एसलेट करेगा, अगर ये स्कूटर आगे की तरफ एसलेट कर रहा है, अगर ये पर्सन आगे की तरफ एसलेट कर रहा है, ठीक है, तो पर्सन आगे की तरफ क्यों एसलेट करेगा, कौन सा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से पर्सन आगे की तरफ एसलेट करेगा। तो आपको एक चीज में समझ में आनी चाहिए, जब ये आगे की तरफ एसलेट कर रहा होगा स्कूटर,
तो ये पर्सन के स्लिप होने की टेंडेंसी कहाँ होगी, पीछे की तरफ, और पर्सन के स्लिप होने की टेंडेंसी स्कूटर की सीट पे अगर पीछे की तरफ होगी तो पर्सन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्लिप होने की डायरेक्शन के अपोजिट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब जब स्कूटर तेजी से आगे की तरफ एसलेट करेगा तो पर्सन जो सीट पे बैठा हुआ है उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ, वो पीछे स्लिप होने के चांसेस होंगे, तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो अब जो सरफेस स्कूटर की सीट जो मैन पे फोर्स लगाएगी वो होगा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला केस है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ एफ एस कह देते हैं, सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ फोर्स बाई सीट ऑन द मैन, तो वो सिंपली होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, यानी वो कितना है mg, और mg की वैल्यू आपको कितनी दी है 500 न्यूटन। लेकिन अगर वो एसलेट कर रहा है, चाहे एसलेट कर रहा हो या रिटार्ड कर रहा हो, दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, या तो एसलेट कर रहा है रिटार्ड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो अब जो सीट फोर्स लगाएगी वो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू डेफिनेटली आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 500 न्यूटन रहेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जब वो रिटार्ड करेगा, जब वो एसलेट कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्लिप होने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लेगा। लेकिन जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा, रिटार्ड करेगा, तो जब रिटार्ड होता है, जब स्कूटर रिटार्ड करेगा तो इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे की तरफ स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो तब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन दोनों केसेस में जो फॉर्मूला लगेगा नेट फोर्स का, जो नेट फोर्स बाय द सीट, वो सिंपली ये रहेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर, वो डेफिनेटली क्या रहेगा, ग्रेटर देन 500 न्यूटन। तो यहाँ से हमें समझ में आता है जब वो एसलेट कर रहा होगा, जब वो रिटार्ड कर रहा होगा, तब फोर्स जो लग रहा होगा वो ग्रेटर देन 500 न्यूटन होगा, और जब वो डेल्टा t2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ होगा आपको 500 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, डी पार्ट। क्लियर।